नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। यूपी STF ने आजमगढ़ जिले में 280 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी भूपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्तार 30 वर्षीय भूपेंद्र कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी कांगड़ा घाट, ग्राम पलहेज, थाना कड़ाघाट, जनपद सोलन, हिमाचल प्रदेश का निवासी है। इस गांजे को असम के डिब्रूगढ़ से लाया जा रहा था और इसे आजमगढ़ में प्रशांत राय को डिलीवर किया जाना था। इसी बीच यूपी STF लगातार जिले में चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच STF वाराणसी यूनिट को सूचना मिली कि एक गांजा तस्कर असम से ट्रक नंबर HP 64B 6043 से गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर STF की टीम ने आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र में घेराबंदी की और ट्रक रुकवाकर जब उसकी चेकिंग करवाई तो ट्रक में प्लास्टिक के दोनों के बीच में गांजा छुपा कर रखा गया था। इस बारे में STF के अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ जिले के रहने वाले कथित गांजा तस्कर प्रशांत राय नाम का व्यक्ति लगातार तस्कर भूपेंद्र कुमार के संपर्क में था। ऐसे में प्रशांत राय की तलाश की जा रही है। आरोपी के कब्जे से 280 किलोग्राम गांजा, एक ट्रक, एक मोबाइल और 1450 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इस मामले में आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने में NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। देखिए, थाना महनाजपुर और हमारे जो बनारस यूनिट STF की, इनके द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा है भूपेंद्र सिंह नाम से। भूपेंद्र सिंह सन ऑफ शिव सिंह, ये रहने वाले हैं थाना कंडाघाट और सोलन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा प्लास्टिक के जो दाने हैं उसका ट्रक एक था, उसी में करीब 14 बोरे मिले हैं, जिनमें इनके द्वारा गांजा की जो अवैध तस्करी की जा रही थी। और टोटल जो बरामदगी है वो करीब 2 कुंटल 80 kg के आसपास में इनके पास से गांजा की बरामदगी हुई है। तो हमारी जो STF की जो यूनिट है, बनारस यूनिट है, उसके द्वारा और बाकी थाने महनाजपुर की टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। और एक व्यक्ति है जिनके द्वारा इनको डिलीवरी देनी थी, वो उनको इसमें वांछित किया गया है। और ये आसाम तेजपुर से जो ट्रक है वो आ रहा था और उसके बाद में इसको दिल्ली तक जाना था और इसी दौरान इनको ट्रैक किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है। बरामदगी करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। व्यापारी GST से जुड़े पिछले सालों के बकाया को ब्याज और जुर्माने की रकम के बिना जमा करा सकेंगे। GST एमनेस्टी स्कीम के तहत व्यापारियों को मौका दिया गया है कि वह 2017 से लेकर 2020 के बीच बकाया GST की रकम को जमा करा सकेंगे। इस योजना का फायदा लेने के लिए व्यापारियों को 31 मार्च से पहले GST की बकाया रकम जमा करानी होगी। इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में नेहरू हाल के सभागार में
आयोजित हुए जागरूकता अभियान के दौरान जॉइंट कमिश्नर आजमगढ़ रेंज रामस्वरूप ने बताया कि वैट की जगह लागू किए गए जीएसटी के शुरुआती दौर में न केवल व्यापारियों को बल्कि टैक्स विशेषज्ञों को भी इसकी सभी बारीकियों की जानकारी नहीं थी। इसकी वजह से जीएसटी जमा करने में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुईं। ट्रेड एंड टैक्स विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अभी तक न तो जीएसटी की बकाया रकम जमा की है और न ही वे इसके विरुद्ध अपील कर पाए हैं। ऐसे में व्यापारियों को राहत देने के लिए विभाग ने यह एमनेस्टी स्कीम लागू की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च से पहले पंजीकरण करा लेने वाले व्यापारियों को ही इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए यह फायदेमंद स्कीम है। नोटिस मिलने के बाद अब अपील करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी हैं जो अब अपील भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में उन्हें ब्याज और जुर्माने की रकम से मुक्त कर सिर्फ बकाया जीएसटी की रकम जमा कराने का मौका दिया गया है। उनका कहना है कि इस एमनेस्टी योजना में धारा 74 के तहत जारी किए गए नोटिस का समाधान नहीं होगा, यानी बोगस फर्म से लेन देन या अन्य फ्रॉड मामलों में नोटिस पाने वाले व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। हम यह अपील जारी करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जैसे बैठ पीरियड में व्यापारी भाइयों को राहत देने के लिए ब्याज माफ़ी योजना लाई गई थी 2 बार, और वो हमारी योजना सरकार की सफल रही है। हमारे सुझावों से, व्यापारी भाइयों विद्वान अधिवक्तागण के सुझावों से जीएसटी काउंसिल में सुझाव दिए गए, सरकार के सामने रखे गए, तो उन सुझावों के मद्देनज़र जीएसटी काउंसिल के द्वारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि व्यापारी भाइयों के लिए कितना उद्यत हैं, कितना प्रतिबद्ध हैं, उनके हितों के लिए कितना चिंतित हैं, उसके मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रमुख सचिव महोदय की प्रेरणा से, माननीय हमारे आयुक्त राज्य कर महोदय की प्रेरणा से जो ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई, जिसमें जो कर की राशि है उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर ब्याज और अर्दंड की राशि है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों के साथ साथ व्यापार जगत के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उद्यत हैं कि उन्हें कर का भार ना पड़े, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, उनके द्वारा यह योजना लाई गई कि ब्याज और अर्दंड पूरा का पूरा माफ़ हो जाए। ब्याज माफ़ी योजना जो बैठ में लाई जाती थी उसमें कुछ प्रतिशत तक सशर्त छूट होती थी, लेकिन जीएसटी पीरियड में जो 17, 18, 18, 19, 19, 20 3 वर्षों के लिए जो न्याय निर्णय हुआ है उसके तहत, जैसे आजमगढ़ संभाग में कहें तो 52 करोड़ करीब है, जिसमें से 19 करोड़ आजमगढ़ में, 22-23 करोड़ है बलिया में और 10 करोड़ से ज़्यादा है मऊ में कर की राशि। ये कुल राशि हुई 52 करोड़ और लगभग 52 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा ब्याज और दंड की राशि है। तो सरकार पूरे प्रदेश के लिए जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है, वही प्रतिबद्धता हमारे आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपद के लिए भी है कि हमारे व्यापारी भाइयों को ब्याज और अर्दंड की से मुक्ति मिल जाए। इसके लिए हमारे विद्वान अधिवक्तागण, हमारे व्यापारी भाइयों ने 3 महीने से अहरनश प्रयास करके सफलीभूत किया है कि आज अगर हम एक विद्वान अधिवक्ता से पूछते हैं कि क्या स्थिति है, तो बताते हैं कि लगभग 100% या कुछ ही बाकी हैं। तो ये रेशियो हमारा मोर देन 90% जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे व्यापारी भाई प्रतिबद्ध हुए हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से ऊपर के समस्त निर्माण कार्यों तथा सीएम डैशबोर्ड की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है
उस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उससे तत्काल अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यों हेतु नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले कार्यस्थल का भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट निर्धारित बिंदुओं पर अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी माह में 10 तारीख से पहले कार्यस्थल का भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट निर्धारित बिंदुओं पर जिस भी अधिकारी द्वारा अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, उसका वेतन बाधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि मल्टीपर्पज सीड स्टोर बिलियागंज के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु स्वयं प्रयास करके अवगत कराएं। उन्होंने पर्यटन विभाग के परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया कि अवशेष 8 कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण कराकर रैंकिंग में सुधार करवाएं। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर ₹1 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है, उसका समय से पोर्टल पर फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भी फीड कराई जाए तथा जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनको संबंधित विभागों को तत्काल हस्तांतरित कराने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया कि नगर पंचायत फूलपुर में 100% कार्य निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है या विवादित है, उनके संबंध में कार्यदायी संस्था स्वयं राजस्व विभाग की बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करें। यदि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में बिना किसी कारण के समयावधि बढ़ाई जाती है तो इसके संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिमाह अपनी अपनी निर्धारित परियोजनाओं का भ्रमण कर माह के प्रथम सप्ताह में भ्रमण रिपोर्ट, गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ अर्थ संख्या अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि आप सभी लोग अपने परियोजनाओं में प्रगति बढ़ाएं। यदि अगले महीने में आपका ग्रेड ई या डी आता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप सभी लोग अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को जो सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रही है की फीडिंग समय से कराएं तथा अपने अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति गुणवत्ता पर करते हुए सभी में ग्रेड A+ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि माह मार्च में लक्ष्य के सापेक्ष 100% प्रगति प्राप्त करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा माह के 25 तारीख तक अपनी परियोजनाओं की प्रगति को अपने विभागीय पोर्टल पर फीड कर फीडिंग रिपोर्ट के साथ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा तथा इसकी एक कॉपी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, परियोजना निदेशक ऋचा सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, डीएफओ जीडी मिश्र, डीसी एनआरएलएम, डीसी मनरेगा, डीआईओएस, बीएसए, डीपीआरओ, एसीएमओ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपायुक्त उद्योग, उप कृषि निदेशक, एक्सियन पीडब्ल्यूडी, विद्युत, अल्पसंख्यक, समाज कल्याण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह व फ्री मेडिकल सुविधा की मांग को लेकर शुक्रवार को EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
समिति के पेंशनरों ने कहा कि देश के 78 लाख पेंशनरों को औसतन 1170 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पेंशनरों में आक्रोश और असंतोष बढ़ गया है। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो अप्रैल माह से पेंशनर देश भर में सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। संगठन जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन है और हमने 30 साल 35 साल नौकरी करी है और हमने देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है और हर महीने पेंशन मद में हमने पूरे सेवा काल में 30-35 साल में हम जैसे 39 साल हमने सर्विस किया है तो हर महीने 541 और 700 और आपके 1200 रुपये हमने पेंशन मद में हर महीने जमा किया अपने सर्विस काल में। आज रिटायरमेंट होने के बाद जो है किसी को 1500, किसी को 1000, किसी को 700, किसी को 2000, किसी को 2500 पेंशन मिल रही है और हम लोगों की कटौती करीब एक आदमियों की 15 से 20 लाख की हुई है। और अगर हम वो पैसा बैंक में डाल देते तो हमें उसका सूद मिलता 10,000 रुपये पर मंथ और हमारा पैसा वापस होता और हमारे 15-20 लाख रुपए EPF में डाले हैं पेंशन मद में हम लोगों ने और हमको औसतन पेंशन जो है 1171 रुपये पर मंथ मिलती है और 1171 रुपये में EPS 95 के रिटायर्ड कर्मचारियों का और मतलब उसका और उसके पत्नी का भरण पोषण जो है इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो गया है और वृद्धावस्था में तबीयत खराब होती है, चिकित्सा के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ों की सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हम चाहते हैं कि हमें 7,500 रुपये कम से कम पेंशन और उस पेंशन को DA से जोड़ कर दिया जाए और हम पति पत्नी को जो है आयुष्मान से जोड़ दिया जाए या अलग से हमें मेडिकल भत्ता दिया जाए ताकि हमारा वृद्धावस्था, हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारा जीवन यापन सम्मानपूर्वक हो सके। हम 1000 पेंशन जब पाते हैं तो घर का कोई बच्चा अगर बर्थडे पड़ता है और कुछ मांगता है तो हम वो भी देने की स्थिति में नहीं है, हम अपना खर्च उठाने की स्थिति में भी नहीं है। तो इसी संबंध में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि हम लोगों की बातें तुरंत सुनिश्चित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से 2 राउंड हम लोगों की वार्ता भी हो चुकी है, श्रम मंत्री से भारत सरकार और वित्त मंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। अच्छा आश्वासन भी दिया उन्होंने नम्र आंखों से स्वीकार किया कि आपकी मांगें जायज़ हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बहुत जल्दी करेंगे। हमारा काम हो भी रहा है लेकिन विलम्ब हो रहा है और वही स्थिति है कि रोज़ 200 लोग पूरे हिंदुस्तान में सेवानिवृत्त कर्मचारी मर रहे हैं इसी आश्रय में कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा और वो हो नहीं पा रहा। तो हमारी मांगें शीघ्र पूर्ण हो, इसलिए हम आंदोलन की राह पे हैं, हम अपना ज्ञापन वगैरह सौंप रहे हैं। अगर 31 मार्च तक हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो अप्रैल में हम बृहद आंदोलन करेंगे पूरे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित देश के दूसरे सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ एवं सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 20 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक 30 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में रूपेश गुप्ता, अधिकारी जिला पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, IMA अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी, जर्नलिस्ट क्लब अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, सूत्रधार सचिव अभिषेक पंडित के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन के उपरांत सभी उपस्थित अतिथियों का अंग वस्त्र देकर रंगकर्मी हरिकेश मौर्य, सनी कश्यप व अंगद कश्यप ने सम्मानित किया। उसके बाद अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रूपेश गुप्ता ने लोक नाट्य कला रंगमंच को युवाओं में बढ़ावा देने के संस्कृति विभाग व सूत्रधार द्वारा किए जा रहे योगदान की सराहना की व हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रंगकर्मी ममता पंडित ने बताया कि आजमगढ़ जैसे छोटे शहरों के अभिनय कला में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा पूरे प्रदेश के 10 शहरों में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जो 1 माह तक संचालित होगा।
आजमगढ़ में इस कार्यशाला का आयोजन ख्यातिलब्ध अभिनय प्रशिक्षक एवं निर्देशक अभिषेक पंडित के द्वारा हरिऔध कला केंद्र में किया जा रहा है। बता दें कि 1 माह की इस आयोजित कार्यशाला में सभी प्रशिक्षुओं को नाट्यकला, एक्टिंग, लेखन कला, आर्ट क्राफ्ट, बॉडी लैंग्वेज, एरोबिक्स, योगा, प्राणायाम, वोकल, गायन एवं भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 महीने की कार्यशाला के उपरांत सभी प्रशिक्षुओं के सहयोग से अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित नाट्य प्रस्तुति तैयार कर उसको प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यशाला प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक संचालित किया जाएगा। इस नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला में एक्टिंग सीखने के इच्छुक युवाओं को एक्टिंग कला से जुड़े विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हुए सभी का अभ्यास भी कराया जाएगा। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए नाटक का मंचन किया जाएगा। साथ ही भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यशाला में 14 साल से ऊपर के कुल 30 इच्छुक प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर सोनी पांडे लेखिका, विवेक पांडे गांधीगिरी, रविशंकर पांडे सूत्रधार संस्थान से नेहा, राहुल, सत्यम, सूरज, आरुल एवं जनपद के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। हिंदू नाट्य एकेडमी और भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और सूत्रधार के संयुक्त तत्वावधान में 30 वर्षीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की जाएगी और उसकी प्रस्तुति है जो है इसी हरिऔध कला केंद्र में हम ऑडिटोरियम में करेंगे। इसमें कम से कम 30 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें उनको तरह तरह के चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि स्टोरी कैसे पढ़ी जाती है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वॉइस एंड स्पीच पे भी काम किया जाएगा। कुछ खेल कूद, उछल कूद के साथ एक प्रस्तुति की तरफ हम लोग मुड़ेंगे। हाँ, ये प्रशिक्षण के तहत ही ये कार्यशाला है और ये 30 दिन तक लगातार चलेगा। उसमें हम इनसे बात करेंगे, कुछ हम इनसे सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और इसके तहत ही वो प्रस्तुति तैयार होगी। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन, परिचालन की सुगमता एवं गाड़ियों को तीव्र गति देने के साथ मूलभूत ढांचे में विस्तार के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मऊशाहगंज 100 किलोमीटर रेल खंड दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत फरिहा खोरासन रोड स्टेशनों के मध्य 20.01 किलोमीटर दोहरीकृत डाउन लाइनों के साथ विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल द्वारा विद्युतीकरण का संरक्षा परीक्षण शुक्रवार को किया गया। इस संरक्षा निरीक्षण के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक SPS यादव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर कर्षण RN सिंह, मंडल विद्युत इंजीनियर कोचिंग रामदयाल सहित रेल विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियर कर्मचारी एवं वाराणसी मंडल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने विद्युतीकरण के संरक्षा निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले फरिहा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उन्होंने ने विद्युतीकृत रेल खंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रल सेक्शन, पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूल, ओवरहेड क्रॉसिंग, सिग्नलिंग, अर्थिंग ट्रैक, ओवरहेड ट्रैक्शन की ऊंचाई, ब्लॉक ओवरलैप, फीडर पावर सप्लाई वितरण प्रणाली तथा नियंत्रण फीडर आइसोलेशन आदि की संरक्षा परखी। फरिहा रेलवे स्टेशन पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने दोहरीकृत रेल खंड के विद्युतीकरण के मुताबिक विकसित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण में सभी कार्य मानक के अनुरूप पाया। तदुपरांत प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने फरिहा खोरासन रोड खंड ब्लॉक सेक्शन के निरीक्षण के लिए पुश ट्रानली से रवाना हुए और ब्लॉक खंड में पड़ने वाले सब स्विच पॉइंट का निरीक्षण किया और निरीक्षण में सभी कार्य मानक के अनुरूप पाया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने इस रेल खंड पर पड़ने वाले 6 संपार फाटकों पर दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के अनुरूप किए गए बदलाव का निरीक्षण किया और विद्युतीकृत सेक्शन में
उपयोगी सेफ्टी उपकरणों की जांच की, साथ ही गेटमैनों का सेफ्टी टूल्सों को परखा। निरीक्षण के अंत में प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर खोरासन रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उन्होंने विद्युतीकृत रेल खंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रल सेक्शन, पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूल, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, पॉइंट क्रॉसिंग, सिग्नलिंग, अर्थिंग, ओवरहेड ट्रैक्शन की ऊंचाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं विफलता की स्थिति में उपयोगी फेल सेफ कार्य प्रणाली देखी। उक्त रेल खंड पर निरीक्षण करते हुए प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने ब्लॉक सेक्शन में संपार फाटकों से ओवरहेड की उचित दूरी, कर्वेचर के इंडेंट, पुल पुलियाओं तथा ब्लॉक सेक्शन में विद्युतीकृत स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार लाइन फिटिंग्स, बैलास्टिंग एवं पैकिंग, कर्वेचर पर क्लियरेंस तथा विद्युतीकरण के अनुरूप संपार फाटकों, बूम लॉक व हाइट गेजों के संस्थापन सुनिश्चित किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में सुशील कुमार मिश्र सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडा बिंदु पर क्रमवार विभागीय पक्ष को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विद्यालयों में एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर विद्यार्थियों को दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच करने की विधि बताई जाए। खाद्य सचल जांच प्रयोगशाला का सदुपयोग करते हुए प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिकाधिक उपयोग किया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जोर दिया कि शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। विभाग की ओर से मुख्य खाद्य सुरक्षा श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि FSSAI नई दिल्ली द्वारा जनपद के समस्त फेरी एवं रेहड़ी व्यवसायियों का नवीन पंजीकरण एवं पंजीकरण का नवीनीकरण निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा कैंप लगाकर मौके पर ही पंजीकरण निर्गत किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सरकारी गैर सरकारी समस्त प्रतिष्ठानों व शराब के संचालित प्रतिष्ठानों को खाद्य पंजीकरण अनुज्ञप्ति आच्छादित करने व खाद्य पंजीकरण अनुज्ञप्ति की संख्या में वृद्धि करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा जेल, अस्पताल, अन्य सरकारी संस्थानों में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण व नमूना संग्रह हेतु निर्देशित किया गया। बड़े प्रतिष्ठानों विनिर्माण इकाइयां के संबंध में कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने हेतु एवं प्रतिष्ठान पर खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीकरण उचित स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया। समिति के सदस्य संत प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि बाजारों में बहुतायत छोटे छोटे पैकेटों में रेडीमेड नमकीन बिक रही है, उसकी गुणवत्ता की विभाग जांच कराए। विभाग द्वारा दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों पर विभाग की विशेष नजर रखी जा रही है। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा बताया गया कि औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया तथा नशीली औषधियों के दुरुपयोग के रोकथाम हेतु विभाग द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है तथा उसके विक्रय एवं अनधिकृत प्रयोग रोकने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने का औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला पंचायती राज अधिकारी, मंडी सहायक, आजमगढ़, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला मत्स्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, दुग्ध विकास अधिकारी तथा खाद्य व्यापार मंडल एवं औषधि संघ के प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण रजनीश कुमार, गोविंद यादव, संजय कुमार तिवारी, सुचित प्रसाद, लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, अमरनाथ, बेबी सोनम सम्मिलित रहें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है।
यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़।